चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो आज यहाँ पे। जो नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या डिफाइन कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन लिखो वहां पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ पॉसिबल वेज थ्रू विच अ सिस्टम कैन हैव एनर्जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ पॉसिबल वेज थ्रू विच अ सिस्टम कैन हैव एनर्जी। यानी यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल वेज की जिसके थ्रू किसी सिस्टम के पास एनर्जी आ सकती है। तो बेसिकली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किसकी बात करती है, वो बात करती है वहां पे मोशन की। अब देखो कोई भी बॉडी की अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो मोशन पॉसिबल है वो पॉसिबल है वहां पे ट्रांसलेशनल। बताओ अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगी तो उसके पास एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम क्या बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ पॉसिबल वेज थ्रू विच अ सिस्टम कैन हैव एनर्जी। तो सिस्टम के पास एनर्जी आती है मोशन के कारण। अब मोशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा जो होता है वो होता है रोटेशनल मोशन, और तीसरा जो होता है वो होता है वाइब्रेशनल मोशन। तो जनरली अगर हम बात करें मोशन की तो मोशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। अच्छा कोई बॉडी अगर ट्रांसलेट कर रही है तो हो सकता है वो बॉडी एक्स के अलोंग ट्रांसलेट करे, हो सकता है वो बॉडी वाई के अलोंग ट्रांसलेट करे, हो सकता है वो बॉडी जेड एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट करे। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रही है तो वो एक्स के अलोंग भी ट्रांसलेट कर सकती है, वाई के अलोंग भी ट्रांसलेट कर सकती है, जेड के अलोंग भी ट्रांसलेट कर सकती है। जब एक्स के अलोंग वो ट्रांसलेट करेगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ सकती है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। अगर y के अलोंग ट्रांसलेट कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ सकती है हाफ एम वी वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर वो z के अलोंग ट्रांसलेट कर रही है तो यहां पे आ जाएगा हाफ एम वी जेड स्क्वायर। देखो है कि नहीं है? अगर कोई पार्टिकल x के अलोंग चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर आएगी, y के अलोंग चलेगा तो हाफ एम वी वाई स्क्वायर आएगी, z के अलोंग चलेगा तो हाफ एम वी जेड स्क्वायर आएगी। सिमिलरली अगर हम रोटेशन की बात करें तो हो सकता है कोई पार्टिकल एक्स के अलोंग रोटेट कर रहा हो, कोई वाई के अलोंग रोटेट कर रहा हो, कोई जेड के अलोंग रोटेट कर रहा हो। और ये हमने पढ़ा है कि जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो रोटेशनल मोशन के कारण भी काइनेटिक एनर्जी आती है, और वो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आई हम किसके अबाउट लेंगे? एक्स के अबाउट लेंगे। सिमिलरली अगर कोई बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो हम लिखेंगे हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर। अगर जेड के अबाउट रोटेट कर रही है तो वहां पे हम लिखेंगे हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर। है कि नहीं? तो हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना सीखा है, उसके फॉर्मूले मालूम है। जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो रोटेशनल मोशन के कारण जो एनर्जी आती है उसका हमें फॉर्मूला मालूम है। वाइब्रेशन की बात अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब मैंने क्या बोला, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। यानी हम तरीके की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ तरीके की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू किसी सिस्टम के पास एनर्जी आ सकती है। अब सिस्टम के पास एनर्जी आ रही है किसके कारण? मोशन के कारण। अब सबसे पहला एक एग्जांपल लिखो यहां पे
कि जैसे मान लो यहां पे एक स्ट्रिंग है, अच्छा ये स्ट्रिंग किस एक्सिस के अलोंग? एक्स। एक्स। वाई के अलोंग स्ट्रिंग है क्या? नो सर। नहीं सर। जेड के अलोंग कोई स्ट्रिंग है क्या? नहीं है। अब मैं बोलता हूं कि इस इंसेक्ट के ऊपर, ये इस स्ट्रिंग के ऊपर यहां कहीं एक इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट यहां पे क्रॉल कर रहा है। अच्छा, अगर कोई इंसेक्ट स्ट्रिंग पे है तो वो चल सकता है कि नहीं चल सकता है? यस सर। हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो चल सकता है कि नहीं चल सकता है? चल सकता है। अच्छा, किस एक्सिस के अलोंग चल सकता है वो? एक्स। किस डायग्राम में? तुम बोलोगे इस केस में इंसेक्ट केवल एक्स एक्सिस के अलोंग चल सकता है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ सकती है? काइनेटिक एनर्जी आ सकती है हाफ एम वीएक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके पास कितनी एनर्जी आई? एक एनर्जी आई, दो एनर्जी आई, तीन एनर्जी आई, चार एनर्जी आई, पांच एनर्जी आई। कितनी एनर्जी आ रही है? एक ही एनर्जी आ रही कि नहीं आ रही है? एक। और वो किसके कारण आए? वो किसके कारण आ रही है? क्योंकि वो एक डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं? यहां पे हम बोलते हैं कि इस इंसेक्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। यहां पे केवल एक ही तरीका है जिसके थ्रू उसके पास एनर्जी आ सकती है, तो जो नंबर ऑफ वेज होते हैं उन्हीं को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन की। एक वर्टिकल प्लेन है और बताओ इस वर्टिकल प्लेन में हमने एक बॉल को v नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया। बताओ अब ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करता है कि नहीं मूव करता है? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ इसका मोशन प्रोजेक्टाइल है कि नहीं? यस सर। अच्छा बताओ, अगले स्टेप बताओ, ये मोशन एक्स के अलोंग भी और वाई के अलोंग भी है कि नहीं? यस सर। यस सर। जब ये एक्स के अलोंग चलेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ सकती है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। वाई के अलोंग चलेगा तो वाई के अलोंग इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी वाई स्क्वायर। अब बता इसके पास कितनी एनर्जी आ रही है? काइनेटिक एनर्जी 2 आ रही है, 3 आ रही है, यस 1? सर। तो ध्यान रखना है, यहां पे हम बोलेंगे कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? अगले स्टेप में यहां पे ले रहे हैं हम एक फैन। अच्छा, जब हम फैन की बात करते हैं तो फैन केवल क्या करता है? फैन ट्रांसलेट नहीं करता है, फैन वहां पे क्या करता है? रोटेट करता है। अच्छा, अब बताओ ये फैन जब रोटेट कर रहा है तो ये फैन किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? हर एक्सिस के रोटेट कर रहा है? कर रहा है? नहीं, ये केवल रोटेट कर रहा है अबाउट वाई एक्सिस। यस सर। तो ये जब y के अबाउट रोटेट करेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी केवल क्या आ सकती है? इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ सकती है हाफ आई वाई स्क्वायर। अच्छा, ये फैन ट्रांसलेट कर रहा है क्या? नहीं, इसके पास केवल एक ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड नहीं है क्या? कौन पूछ रहा है? मैंने अभी कौन सा मोशन लिखा है? मैंने क्या बोला है? डिग्री ऑफ फ्रीडम पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है क्या? नहीं सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ पॉसिबल वेज से। कितने तरीके हैं जिसके थ्रू कोई सिस्टम एनर्जी अटेन कर सकता है? तो 3 तरीके होते हैं।
या तो वो ट्रांसलेट कर ले, या फिर वो रोटेट कर ले, या फिर वो वाइब्रेट कर ले। अच्छा, अब मैं अगर बोलता हूं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, और हमारे पास ये पार्टिकल है। अब बताओ ये पार्टिकल किसमें है? ये पार्टिकल स्पेस में है। ओरिजिन पे। ये पार्टिकल ओरिजिन में तो है, लेकिन साथ में पार्टिकल स्पेस में प्रेजेंट है। अभी अगर हम बात करें तो यहां पे डायग्राम में पार्टिकल प्लेन पे था। इस डायग्राम की बात करें तो यहां पे पार्टिकल एक लाइन पे था। अच्छा, कोई पार्टिकल अगर लाइन पे, तो इसका मतलब है कि एक ही एक्सिस के अलोंग चल सकता है। हम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। अगर कोई पार्टिकल प्लेन में है तो इसका मतलब है कि वो एक्स के अलोंग भी जा सकता है, वाई के अलोंग भी जा सकता है। अगर कोई पार्टिकल स्पेस में है तो इसका मतलब है कि वो एक्स के अलोंग चल सकता है, पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। वो वाई के अलोंग भी चल सकता है, वो जेड के अलोंग भी चल सकता है कि नहीं चल सकता है? Yes, sir. तो अब देखो, ये एक्स के अलोंग चल सकता है, वाई के अलोंग चल सकता है, जेड के अलोंग चल सकता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन 3 डायरेक्शन में पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? यस Yes, तो अब देखो हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे, अब हम ऐसा लिखेंगे, हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल मोशन के कारण 3 है। अच्छा, अब ये रोटेट भी कर सकता है, नहीं रोटेट कर सकता है? ये रोटेट कर सकता है एक्स के अबाउट भी, ये रोटेट कर सकता है वाई के अबाउट भी, ये रोटेट कर सकता है जेड के अबाउट भी। ध्यान ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज से हम उसको रिलेट करते हैं। तो ये पार्टिकल जिस तरह से एक्स वाई जेड के अलोंग क्या कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, उसी तरह ये एक्स वाई जेड के अलोंग रोटेट भी कर सकता है। yes, sir. अच्छा, अब कोई बॉडी अगर रोटेट करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। Yes, sir. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है एक्सिस से पार्टिकल के डिस्टेंस पे। पार्टिकल जितने ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्क्वायर। ये था कि नहीं था? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम ये बताओ, जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उसका साइज कैसा है? नेग्लिजिबल। और साइज अगर नेग्लिजिबल होगा तो वो पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, या फिर वो पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली वाई पे होगा, या फिर जेड पे होगा। तो किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा वो तो बहुत ही स्मॉल निकल के आएगा, क्योंकि पार्टिकल अगर एक्सिस पे आ गया तो अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. तो यहां पे हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन के कारण 3, रोटेशनल मोशन के कारण 0। अभी हम वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहां पे वो कितनी पॉसिबल है? 3 पॉसिबल है। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। भाई आवाज ही कट रही है। फिर से बताओ ना सर। अरे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ Yes, इनर्शिया sir. डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है एक्सिस से पार्टिकल के डिस्टेंस पे। अब कोई पार्टिकल अगर एक्सिस पे आ जाएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0. मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 तो एनर्जी 0। अब एनर्जी ही 0 है तो उस मोशन को हम कंसिडर करेंगे क्या? नहीं कंसिडर करेंगे। हम केवल उन मोशन को कंसिडर करते हैं जिसके कारण सिस्टम के पास एनर्जी आ सकती है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हमने
ये तो हमने प्रैक्टिकल कुछ मोशन की बात करी कि इंसेक्ट किस पे चल रहा है, स्ट्रिंग पे चल रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है या फिर फैन है। रब करो इतना में। यस सर। यस सर। अब देखो हम लोग पढ़ तो रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हम डिग्री ऑफ फ्रीडम अब किसकी देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं किसी गैस के मॉलिक्यूल की। भाई हम लोग तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बात कर रहे हैं किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? गैस की स्टडी कर रहे हैं, और गैस में भी हम स्टडी कर रहे हैं किसके? उसके पार्टिकल की। और जो गैस का पार्टिकल रहता है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो गैस में जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल या तो ट्रांसलेट करेगा, तो मॉलिक्यूल का मोशन या तो ट्रांसलेशनल है या फिर रोटेशनल है या फिर वाइब्रेशनल। देखो है कि नहीं है? थर्मोडायनेमिक्स में जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की Yes, बात sir. करते हैं तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी कैलकुलेट करने जा रहे हैं? मॉलिक्यूल की कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब मॉलिक्यूल के कितने पॉसिबल मोशन हो सकते हैं? तो मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर सकता है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है, साथ में मॉलिक्यूल वहां पे क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। अब जो वाइब्रेशनल मोशन होता है वो होता है एट हाई टेम्परेचर। और हम लोग फिजिक्स में जो भी गैस पढ़ते हैं, हम लोग फिजिक्स में जब थर्मोडायनेमिक्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए कहीं पे भी गैस बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं होगी। केमिस्ट्री में हाई टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि गैस कभी भी इतने हाई टेम्परेचर पे नहीं होगी। अगर हाई टेम्परेचर पे नहीं होगी इसका मतलब है कि हमारे लिए वाइब्रेशनल मोशन नहीं होगा। केमिस्ट्री में हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए केवल दो ही मोशन पॉसिबल है, एक ट्रांसलेशनल और दूसरा रोटेशनल। वाइब्रेशनल मोशन गैस के कंसिडर किए जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। क्लियर इतना पे? आगे मैं एक आध एग्जांपल लूंगा तो समझ में आएगा कि वाइब्रेशनल मोशन के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या चेंज आएगा। अब देखो हम लोग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ रहे हैं वो गैस के मॉलिक्यूल की पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहला केस क्या पॉसिबल है? सबसे पहला केस पॉसिबल है कि जो मॉलिक्यूल है वो हमारा मोनोएटॉमिक। अच्छा, कोई मॉलिक्यूल अगर मोनोएटॉमिक है इसका मतलब क्या है? सिंगल इसका एटम। मतलब है कि इसका जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल एटम से मिलके बना है। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग? हीलियम, फिर नियॉन, हीलियम, नियॉन, ये सब आर्गन। ये सब हमारे वहां पे मोनोएटॉमिक गैस है कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो वहां पे जो मॉलिक्यूल रहेगा वो एक सिंगल एटम होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब ये मान लो तुम्हारी वाई एक्सिस है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी जेड एक्सिस है। बताओ ये एटम किस डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है? ये एक्स के अलोंग भी ट्रांसलेट कर सकता है, वाई के अलोंग भी ट्रांसलेट कर सकता है, जेड के अलोंग भी ट्रांसलेट कर सकता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन 3 डायरेक्शन में पॉसिबल है। 3 डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन। इससे पहले मैंने क्या डिस्कस किया था? हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल का साइज बहुत स्मॉल है, तो जब ये मॉलिक्यूल एक्स के अबाउट रोटेट करेगा या वाई के अबाउट रोटेट करेगा या फिर जेड के अबाउट रोटेट करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा? बहुत स्मॉल होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? स्मॉल होगी।
और वो काइनेटिक एनर्जी स्मॉल होगी तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम 0. अच्छा, वाइब्रेशनल मोशन हम कंसिडर करते हैं? नहीं कंसिडर करते, तो उसके कारण भी। अब तीनों को ऐड कर दो तो ध्यान रखना है, मोनो एटॉमिक अगर गैस होगी तो उसके एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पे क्या होगी? 3। लिखा इतना? Yes. Yes, sir. Yes. अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं डायटॉमिक। देखो है कि नहीं है, या तो मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक होगा या फिर क्या होगा? डायटॉमिक होगा। अच्छा अब बताओ, अगर मॉलिक्यूल डायटॉमिक है, इसका मतलब है कि यहां पे जो मॉलिक्यूल आएगा, यहां पे जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल रहेगा, वो कितने एटम से मिलके बना होगा? 2. वो यहाँ पे 2 एटम से मिलके बना होगा। अच्छा अब एग्जाम्पल क्या लेते हैं? एग्जाम्पल हम लेते हैं O2. फिर O2. O2, H2O2, N2, ये सभी हमारी क्या है? डायटॉमिक गैस है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब जब हम डायटॉमिक गैस की बात करते हैं तो उसका मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलके बना है कि नहीं बना? Yes, sir. और यहाँ कहीं इनके बीच का क्या होगा? बॉन्ड लेंथ रही होगी। Yes, sir. देखते हैं डमरू के टाइप का शेप होता है कि नहीं होता है इसका डायटॉमिक मॉलिक्यूल? Yes. अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने इसको डिफाइन किया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। अच्छा, ये जो डायटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल होगा, ये x के अलोंग भी ट्रांसलेट कर सकता है, y के अलोंग भी ट्रांसलेट कर सकता है, z के अलोंग भी ट्रांसलेट कर सकता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. वाइब्रेशनल चेक करो, ये मॉलिक्यूल जो है वो x के अबाउट भी वाइब्रेट कर सकता है, x के अबाउट भी रोटेट Rotate. कर सकता है, y के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, और z के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। अब बताओ, ये अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ये जब इस y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा y के अबाउट? Yes, sir. मिलेगा. अच्छा, z के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, लेकिन x के अबाउट अगर देखोगे 0 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0. तो हम कौन सी काइनेटिक एनर्जी कंसिडर नहीं कर पाएंगे? हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस के अबाउट कंसिडर नहीं कर पाएंगे, लेकिन y और z के अबाउट तो बनेगी कि नहीं बनेगी? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. रोटेशनल मोशन जब कंसिडर करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। फिजिक्स में वाइब्रेशनल मोशन नहीं होता है, तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 5 हो जाएगी। तो जब हम डायटॉमिक गैस की बात करेंगे तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या होगी? 5 होगी। इतना क्लियर है? क्लियर हुआ? Yes, sir. अब नेक्स्ट जो आता है थर्ड केस। अब थर्ड केस में जो हम बात करने जा रहे हैं पॉली एटॉमिक गैस की। अच्छा, पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या हो गया? पॉलीएटॉमिक का मतलब हो गया वो मॉलिक्यूल जो किससे मिलके बना है? More than 2. मोर देन Two 2 atoms. एटम्स ना?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसका अगर एग्जाम्पल लें, H2O. NH3 एक एग्जाम्पल है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. CO2. NH3 जो है वो एक तरह से पॉलीएटॉमिक गैस है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. वैसे अब हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक गैस होगी तो उसका मॉलिक्यूल X के अलोंग भी ट्रांसलेट करेगा, Y के अलोंग भी ट्रांसलेट करेगा, Z के अलोंग भी ट्रांसलेट करेगा। Yes, sir. अच्छा, Yes, रोटेट किसके sir. अबाउट कर सकता है? All the X के three. अबाउट भी कर सकता है, Y के अबाउट भी कर सकता है, Z के अबाउट भी कर सकता है। तो यहाँ पे जब तुम रोटेशनल मोशन कंसिडर करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, रोटेशनल मोशन कंसिडर करोगे तो 3। 3. टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 6. 6. तो निकल के क्या आ रहा है? मोनो का 3, डाई का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और पॉलीएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन किसका है? पॉलीएटॉमिक जो गैस होती हैं उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका शेप लीनियर होता है, और उसमें एक एग्जांपल है CO2। बताओ इसके मॉलिक्यूल का शेप लीनियर है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होगा Yes, तो sir. ट्रांसलेशनल मोशन के कारण तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। लेकिन जब रोटेशनल मोशन कंसिडर करेंगे, बताओ कोई मॉलिक्यूल का शेप अगर लीनियर होगा तो किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir. तो 2 के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, लेकिन 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। तो रोटेशनल के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 2. 2. वाइब्रेशनल मोशन हम कंसिडर करते नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना है। वहां पे कुछ पॉलीएटॉमिक गैसेस होंगी जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 5 होगी, अगर उनका शेप वहां पे क्या है? लीनियर। Yes, sir. इतना समझ में आई, नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, रब करो इतना में। Yes, पर ये sir. ध्यान रखना है, Sir. ये सब फॉर्मूले हम लोग आगे यूज करेंगे कि मोनो के 3, डाई की 5, पॉलीएटॉमिक की 6 होती है जनरली, लेकिन अगर मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होगा तो वहां पे हम 5 लेके चलेंगे। Yes, sir. Yes, sir. अब रब कर रहा हूं मैं इसे, ठीक है? Okay. अच्छा, अब कंसिडर करो कि हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है, एक सॉलिड ब्लॉक है, कॉपर का है, स्टील का है, एल्यूमिनियम का है। तो वहां पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक है। अच्छा, अब ये जो सॉलिड ब्लॉक हमने लिया है, यहां पे इसको डिफाइन कर दो एक्स एक्सिस। अच्छा, अब ये सॉलिड ब्लॉक किससे मिलके बना? ये सॉलिड ब्लॉक मिलके बना है एटम्स से। मान लो यहां कहीं एक एटम है, तो ये जो सॉलिड ब्लॉक है, ये सॉलिड ब्लॉक मिलके बना है एटम्स से। अच्छा, अब सॉलिड के अंदर अगर हम बात करें तो कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सॉलिड के अंदर कोई भी एटम अगर ट्रांसलेट करने लगेगा तब तो सॉलिड का शेप ही चेंज हो जाएगा। वहां पे शेप Yes, चेंज होता है क्या sir. सॉलिड का? नहीं. नहीं। तो हम बोलते हैं कि उसके एटम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अच्छा, वो एटम टाइटली बॉन्डेड है कि नहीं है? Yes, sir. मान लो अगर हमने कॉपर का एक ब्लॉक लिया, तो जो कॉपर के ब्लॉक में एटम रहेंगे वो टाइटली बॉन्डेड है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, तो Yes, ना sir. तो वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, ना ही वो रोटेट कर सकते हैं।
और हमने पढ़ा है ये चीज केमिस्ट्री में, और वैसे ही पढ़ा है कि जब भी हम किसी सॉलिड ब्लॉक को हीट देंगे, बताओ, उसके एटम ना तो ट्रांसलेट करते हैं ना रोटेट करते हैं, और उसका जो एटम रहता है वो बेसिकली वाइब्रेट करता है। देखो यही होता है कि नहीं होता है? Yes, सॉलिड की अगर हम बात करें तो वहां पे पार्टिकल केवल क्या कर सकता है? वाइब्रेट कर। vibrate. तो यहां पे हम जिस मोशन की बात करेंगे वो होगा वाइब्रेशनल। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, sir. बताओ, यहाँ पे जब हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं तो ये सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं वाइब्रेट कर रहा है? अच्छा, किस डायरेक्शन में सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है? ये सिस्टम एक्स एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? Yes, sir. Yes. Yes. अच्छा, अब बताओ, ये जब सिस्टम वाइब्रेट करता है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी होती है? एक तो काइनेटिक एनर्जी Half kx square. ट्रांसलेशनल मोशन के कारण हाफ m vx स्क्वायर होती है। दूसरी, स्प्रिंग के पास एनर्जी होती है और वो एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। बताओ, इसके अलावा कोई एनर्जी है क्या? तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि कोई भी सिस्टम अगर वाइब्रेट करेगा तो ध्यान रखना उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 हो जाएगी। Okay, sir. No. अगर Always वाइब्रेशनल मोशन होगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, तो वहां पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी वो 2 होगी। जितनी एनर्जी उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, अब तुम बताओ, यहां पे जो हमारा एटम है, ये एटम किसके अबाउट वाइब्रेट कर सकता है? पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो एटम है, ये एटम तुम्हारा एक्स के अबाउट वाइब्रेट कर सकता है, वाई के अबाउट वाइब्रेट कर सकता है, और जेड के अबाउट भी क्या कर सकता है? ये वाइब्रेट कर सकता है। अब बताओ, एक डायरेक्शन में जब वाइब्रेट करता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। अब हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये 3 डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पे कितनी होती है? 6 होती है। ये ध्यान रखना है वहां पे। अगर हम किसी सॉलिड ब्लॉक की बात कर रहे हैं और वहां पे अगर हम कोई एटम लेंगे तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगी। तो जब भी वाइब्रेशनल मोशन होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम 2 से बढ़ाते हैं। अब जैसे देखो, मान लो अगर हम डायटोमिक की बात करें, फिजिक्स में जरूरत पड़ती नहीं है। अब बताओ, डायटोमिक की बात करेंगे तो वहां पे शेप ऐसा ही है कि नहीं है? Yes, sir. अच्छा, अब यहां पे तुम क्या बोलोगे? ट्रांसलेशनल मोशन के कारण 3, रोटेशनल मोशन के कारण 2। अच्छा, अब ये वाइब्रेट करेगा तो ये मॉलिक्यूल किसी एक ही एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करे, नहीं वाइब्रेट करे? Yes, sir. Yes, sir. या तो ये एक्स के अलोंग वाइब्रेट करेगा, अगर मॉलिक्यूल एक्स के अलोंग है तो उसके अलोंग वाइब्रेट हो सकता है। तो वाइब्रेशनल मोशन केवल एक ही एक्सिस के अलोंग पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? Yes, sir. किसी Yes, इंस्टेंट पे sir. अगर देखोगे तो यहां पे हम बोलेंगे, अगर वाइब्रेशनल मोशन कंसिडर कर रहे हो किसी एक डायरेक्शन में, 2, अब बताओ टोटल कितना बन गया? 7. बताओ, इतना होगा भी नहीं होगा वहां पे? Yes, sir. लेकिन फिजिक्स में वाइब्रेशनल मोशन नहीं होता है। तो हमें केवल क्या याद रखना है? मोनोएटॉमिक का 5, मोनोएटॉमिक का 3, डाई का 5 और पॉली का 6। लीनियर होगा तो 5। 5.
और सॉलिड में अगर हम किसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगी, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा है। वो एक्स के अलोंग भी वाइब्रेट कर सकता है, वाई के अलोंग भी वाइब्रेट कर सकता है, जेड के अलोंग भी क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। इतना समझ में नहीं समझ में आया? Yes, sir. सर हाँ, क्वेश्चन में आया तो फिर क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, जो समझाया वही लिखेंगे ना यार, अपना सर पर दिमाग कौन लगाएंगे? आपने बोला वाइब्रेशनल मोशन नहीं यूज करते तो वाइब्रेशन होता ही नहीं है फिजिक्स में, तो हम दिमाग ही क्यों लगाएंगे? सर ब्लॉक के केस में थर्मोडायनेमिक्स में ब्लॉक कहाँ आएगा भाई? हम क्या पढ़ रहे हैं? गैस पढ़ रहे हैं, सॉलिड पढ़ रहे हैं, लिक्विड पढ़ रहे हैं? गैस। गैस, तो गैस के हम मॉलिक्यूल के मोशन की बात करेंगे। वो तो मैंने समझाने के लिए बता दिया कि यह सॉलिड ब्लॉक होता है तो उसकी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे। जो नेक्स्ट आता है वो आता है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट लिखो वहां पे लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसको हम मैक्सवेल लॉ भी बोलते हैं, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब देखो ये लॉ क्या डिफाइन करता है। ये लॉ डिफाइन करता है कि किसी भी गैस के हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। कोई भी गैस है और वहां पे हम बात कर रहे हैं उसके एक सिंगल मॉलिक्यूल की। गैस कोई सी भी हो, हम यहां पे बात कर रहे हैं उसके सिंगल मॉलिक्यूल की। अब लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या डिफाइन करती है? ये डिफाइन करती है किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी मॉलिक्यूल की। अच्छा, अभी तक जो हमने एनर्जी पढ़ी है, कौन कौन सी एनर्जी पढ़ी है मॉलिक्यूल की? एक तो हमने ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर किया है, दूसरा हमने कंसिडर क्या किया है? Rotational motion. वाइब्रेशन था नहीं वहां पे। अब देखो, रोटेशनल मोशन की बात करें या ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें, जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी आती कि नहीं आती है? Yes, sir. नाम तो उस एनर्जी का नाम काइनेटिक है कि नहीं है वहां पे? Yes, sir. तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइड होती है इनटू इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसको हम हाफ केटी बोलते हैं। लिखो इसको, स्टेटमेंट को लिखो वहां पे, लिखो वहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब क्या है? ट्रांसलेशनल भी और साथ में रोटेशनल भी। तो ये लॉ क्या डिफाइन कर रहा है? ये लॉ डिफाइन कर रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इज इक्वली डिवाइडेड, total kinetic energy of a single molecule is equally divided into its degree of freedom, and with each degree of freedom, half kT amount of energy is associated. Total kinetic energy of a single molecule is equally divided into its degree of freedom, and with each degree of freedom half kT amount of energy is associated. लिखा इतना? Yes, sir. Yes, sir. यानी ये लॉ क्या बोल रहा है? ये लॉ बोल रहा है कि चाहे मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल लें
चाहे डायटोमिक गैस का मॉलिक्यूल लें, चाहे पॉलीएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल लें, उस मॉलिक्यूल की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड कर दी जाती है। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी जुड़ी हुई है? हाफ केटी जुड़ी हुई है। अब जैसे मैं अगर बोलता हूं कि मान लो हमारे पास मोनो एटॉमिक है, मान लो हमारे पास मोनो एटॉमिक, और ध्यान ना मोनो एटॉमिक के हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। बताओ इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3. मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है कि नहीं है? 3. Yes, sir. अच्छा, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी जुड़ी हुई है? Half Half KT. KT. Half KT. हाफ केटी। तो Half यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? वो 3/2 केटी आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा, मान लो हमारे पास, ध्यान है ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? ये काइनेटिक एनर्जी है एक सिंगल मॉलिक्यूल की। अच्छा, डायटोमिक होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 5। 5. तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी हो जाएगी 5/2 केटी, क्योंकि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ केटी एनर्जी जुड़ी हुई है। और तीसरा जो था वो था पॉलीएटॉमिक। और अभी हम लीनियर मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे। तो अगर पॉलीएटॉमिक होगा तो उसका कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा 6/2 केटी। अच्छा, ये बताओ ये एनर्जी किसके कारण आ रही है? Translational and rotational motion. Motion. मॉलिक्यूल के मोशन के कारण ये एनर्जी है कि नहीं? Yes, sir. भाई, हमने क्या बोला? हमने बोला कि मॉलिक्यूल के 3 तरह के मोशन पॉसिबल है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। फिजिक्स में वाइब्रेशनल मोशन होता नहीं है, हाई टेम्परेचर पे होता है वो। तो यहाँ पे केवल ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन है। तो बेसिकली एक काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं दोनों? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका सिंबल ध्यान रखना, इसका सिंबल हम डिनोट करते हैं यूके से। UK. इसको हम क्या रीड करते हैं? इसको हम रीड करते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। समझ में भाई, ये जो एनर्जी आ रही है वो गैस की इंटरनल है कि नहीं है? और किसके कारण आ रही है? वो आ रही है मॉलिक्यूल के मोशन के कारण। और मोशन के कारण जो एनर्जी आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, भले ही वो ट्रांसलेशनल हो या रोटेशनल हो। तो जब हम लिखते हैं 3/2 केटी, 5/2 केटी, 6/2 केटी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल मॉलिक्यूल की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। बोलो, इतना समझ में नहीं समझ में सबको? Yes, sir. Yes, yes, sir. अच्छा, 3 की बात करें या 5 की बात करें या 6 की बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि नहीं? Yes, sir. तो अब देखो, एक जनरल फॉर्मूला हम ऐसा लिख लें क्या कि जो भी गैस के मॉलिक्यूल हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है उसकी जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हम लिख दें F/2 केटी। अब Yes, sir. F क्या है? तो F जो है Degree of. वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी इसका सिंबल हम ले रहे हैं। तो जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका हमने सिंबल लिया है F। अच्छा, F/2 केटी, बताओ ये एक सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी है कि नहीं है? इंटरनल काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी। Yes. अच्छा, मान लो गैस के म्यू मोल्स है,
अच्छा, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? Na. Na. Na होते हैं। तो म्यू मोल में कितने हो जाएंगे? Mu into Na. देखा है कि नहीं है? अगर Yes. अगर क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि मोनो एटॉमिक गैस के म्यू मोल्स हैं, तो म्यू मोल का मतलब हो गया कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? म्यू इंटू एन होंगे। और एक पार्टिकल के साथ कितनी एनर्जी होती है? Half it. by तो 2 ये kT. टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? तो जो टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला हो गया F/2 म्यू Re. Na/kT। और कल हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो गैस कांस्टेंट होता है R, उसको हमने लिखा था Na इंटू के। के वहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, Yes, sir. तो Na इंटू के की जगह R लिख दोगे तो फाइनली फॉर्मूला निकल के आता है F/2 म्यू आर टी। और ध्यान ना, टी यहाँ पे टेम्परेचर होगा केल्विन में। Yes, sir. बोलो अब इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया वहां? तो Yes, अब sir. देखो, अब चाहे वो गैस मोनोएटॉमिक हो, चाहे गैस डायटॉमिक हो, चाहे गैस तुम्हारी पॉलीएटॉमिक हो, जो जनरल फॉर्मूला आएगा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का वो आएगा F/2 म्यू आर टी। इतना समझ में ही समझ में है? ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आ रही है मॉलिक्यूल के मोशन के कारण, इसलिए हमने इसको नाम दिया है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे। जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। सर हाँ, सर वो लास्ट फॉर्मूला था ना, तो हम म्यू आर टी की जगह पीवी भी डाल सकते हैं ना? क्या? सर म्यू आर टी की जगह पीवी भी डाल सकते हैं ना? हाँ, डाल सकते हैं। आइडियल गैस पढ़ रहे हैं ना हम लोग तो। अब देखो, नेक्स्ट यहां पे लिखो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। और जो भी गैस की इंटरनल एनर्जी होती है इसको हम यू से डिनोट करते हैं। जो सिंबल लिया जाता है, सिंबल लिया जाएगा यू। अच्छा, जो भी गैस की इंटरनल एनर्जी होती है यू, उसका फॉर्मूला लिखो, वो होती है यूके प्लस यूपी। किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो दो एनर्जी का समेशन होती है। एक होती है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यूके को हम क्या बोल रहे हैं? यूके को हम बोल रहे हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। और ये जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी आती है वो आती है किसके कारण? वो आती है ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। और जो यूपी रहती है इसको हम बोलते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी आती है वो किसके कारण आती है? वो आती है ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इन दोनों एनर्जी का सम होती है। अच्छा, अब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव कर चुके हैं। और फॉर्मूला क्या डिराइव किया हमने? F/2 म्यू आर टी। बताओ, ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया, डिराइव किया?
Yes, sir. ये एनर्जी आ रही है मॉलिक्यूल के मोशन के कारण। अच्छा, यूपी क्या है? यूपी वहां पे इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है, और ये आती है किसके कारण? ये आती है मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन के कारण। अच्छा, अब जैसे एक चीज समझो, मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये ब्लॉक मान लो ए पॉइंट पे था, कुछ टाइम बाद इस ब्लॉक को हम बी पॉइंट पे लेके चले गए। ब्लॉक ए पे था, कुछ टाइम बाद ब्लॉक कहां पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। अच्छा, अब इस केस में जब हम ब्लॉक को मूव कराते हैं तो हमें ब्लॉक पे वर्क परफॉर्म करना पड़ता है कि नहीं परफॉर्म करना पड़ता है? यस सर। और क्यों परफॉर्म Yes, करना sir. पड़ रहा है? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? अर्थ तो इसको नीचे की ओर खींच रही है, और उसके Yes, अगेंस्ट Yes, sir. हमें क्या करना पड़ रहा है? फोर्स लगाना पड़ रहा है। अच्छा, हमने जब यहाँ पे फोर्स लगाया तो हमने वर्क परफॉर्म किया कि नहीं परफॉर्म किया? और वो जो वर्क रहता है वो अर्थ ब्लॉक सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती है वहां पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आई कि नहीं आई? Yes. Yes, sir. अच्छा, क्यों आई पोटेंशियल एनर्जी? Interaction की वजह। देखो, क्योंकि हमने वर्क परफॉर्म किया, और हमने वर्क क्यों परफॉर्म किया? क्योंकि ग्रेविटी इसको क्या कर रही है? रोक रही है। अच्छा बताओ, अगर मान लो ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता? वर्क परफॉर्म नहीं करना पड़ता। तो हमें वर्क ही नहीं परफॉर्म करना पड़ता। अच्छा, वर्क नहीं परफॉर्म करना पड़ता तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वहां पे? Zero. Zero. अब यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। हम लोग जो गैस पढ़ रहे हैं वो गैस आइडियल है। हम लोग जो गैस पढ़ रहे हैं वो गैस आइडियल है, और लास्ट क्लास में लिखवाया था कि अगर आइडियल गैस है और उसके मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम होंगे, तो उन एटम के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था फर्स्ट क्लास में मैंने? Yes, sir. Assumption. रियल गैस में होते हैं एटम्स के बीच में फोर्सेस, लेकिन आइडियल गैस में हम क्या करते हैं? एटम के बीच के जो या एटम या पार्टिकल के बीच जो फोर्स है उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं। अच्छा, अब बताओ, यहाँ पे अर्थ ब्लॉक को खींच रही थी, इसलिए वर्क हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बताओ, इस केस में अगर किसी एटम को हमें दूर लेके जाना है तो कोई वर्क करवाना पड़ेगा क्या? No, sir. नहीं, सर। क्योंकि उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं। बताओ, इनके बीच में अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है जब हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, और वर्क हम तभी परफॉर्म करेंगे जब कोई फोर्स होगा और उसके अगेंस्ट हम वर्क परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन अगर दो गैस के पार्टिकल हैं या मॉलिक्यूल या एटम है और इनके बीच में अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तब तो ये पार्टिकल अपने आप दूर जा सकते हैं, अपने आप क्या हो जाएंगे? पास आ जाएंगे वहां पे। Yes, sir. तो ये ध्यान रखना है, हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं आइडियल गैस, और आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम फिजिक्स में इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा? F/2 म्यू आर टी। प्रोसेस कोई सा भी हो, हमें प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। जो भी थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस हुआ है, हमें प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। आइसोबैरिक हो, आइसोकोरिक हो, एडियाबैटिक हो, कुछ भी हो, इंटरनल एनर्जी गैस की जो भी होती है फिजिक्स में, वो केवल मॉलिक्यूलर मोशन के कारण होती है। केमिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्ट अलग होता है, हमें केमिस्ट्री से मतलब नहीं है। फिजिक्स में जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे
तो फिजिक्स में इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि हमें केवल वो एनर्जी कंसिडर करनी है जो मॉलिक्यूल के मोशन के कारण आई है, और मॉलिक्यूल के मोशन थे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। इतना हुआ क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जो भी यहां पे अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी इंटरनल एनर्जी निकल के आ रही है उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है F/2 म्यू आर टी। अब यहां से क्या रिजल्ट क्लियर हो रहा है? अगर हमने किसी कंटेनर में गैस को लाके फिल कर दिया है तो बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होगी क्या? नहीं। नहीं। Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं? नहीं। नहीं। आर चेंज हो रहा है? नहीं। हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं कि जो नहीं। भी इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर गैस का टेम्परेचर चेंज होता है तभी गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को टाइम के साथ टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करो। तो टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो du बाई डी टी F/2 म्यू आर कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1। देखो डिफरेंशिएट करने पे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब फॉर्मूला क्या बन गया? अब फॉर्मूला बन गया du। किसके बराबर हो गया? du हो गया F/2 जो रहेगा वो हो जाएगा F/2 म्यू आर डी टी। अब ध्यान है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला बता रहा है स्मॉल अमाउंट का इंटरनल एनर्जी में चेंज अगर टेम्परेचर को हमने स्मॉल अमाउंट dt से क्या किया है? चेंज किया है। अच्छा, चेंज अगर फाइनाइट होता है तो फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा यू, और डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है F/2 म्यू आर डेल्टा टी। दोनों में डिफरेंस है। ये फॉर्मूला क्या दे रहा है? ये फॉर्मूला दे रहा है किसी गैस की इंटरनल एनर्जी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये फॉर्मूला बताता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Yes, तो sir. जब मुझे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करना होगा तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, F/2 म्यू आर डेल्टा टी। Yes, sir. बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, अब वहां पे हमने पढ़ा था कि कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो साइक्लिक होते हैं। वहां पे लिखवाया था साइक्लिक का मतलब क्या होता है? कोई प्रोसेस अगर साइक्लिक है इसका मतलब है कि जो गैस का इनिशियल स्टेट है, बताओ वही गैस का फाइनल स्टेट है कि नहीं? और गैस का अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो इसका मतलब है टेम्परेचर में चेंज 0 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। मान लो कोई गैस था, गैस का स्टेट चेंज हुआ A से B, B से C, C से A, तो चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल ऑलवेज बी 0। तो जब भी कोई साइक्लिक प्रोसेस होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी वहां पे हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। देखो इतना लिखा कि नहीं लिखा? यस सर। अब जैसे देखो मान लो यहां पे जैसे याद है कल हम लोगों ने एक पीवी ग्राफ ड्रॉ किया था और इस तरह से गैस का स्टेट चेंज करवाया था। Yes, sir.
और वहां पे हमने डाटा क्या लिया था, यहाँ पे हमने डाटा लिया था V0, देखो ऐसा था ही नहीं था। Yes, sir. और वहां पे जब हमने चेक किया था तो हमने बोला था कि जितना टेम्परेचर ए पे था उतना ही टेम्परेचर बी पे था कि नहीं था। Yes, sir. Yes, sir. भले ही Yes, उस sir. प्रोसेस में टेम्परेचर पहले बढ़ा हो फिर घट के वापस आ गया हो, लेकिन इस पूरे प्रोसेस की बात करें ए से बी तो हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया ए से बी वो 0 है। जब भी हम इंटरनल एनर्जी की बात हाँ, सर। करते हैं, इंटरनल एनर्जी केवल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हमें केवल मतलब होता है इनिशियल टेम्परेचर क्या था, फाइनल टेम्परेचर क्या था, हमें प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है ना। अच्छा, अगर Yes, कोई sir. प्रोसेस sir. Yes, sir. अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो भी क्या होगा, 0 होगा Zero. इंटर। Zero होगा, sir. क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा अगर प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल। तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। प्रोसेस अगर आइसोथर्मल होगा तो उस केस में भी इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होगी, 0 हो जाएगी। 0 में. इतना समझ में आया नहीं समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। रब करो इतना में। Yes, sir. Yes, Yes. sir. बस ये ध्यान रखना है, प्रोसेस कोई सा भी होगा, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज रहेगा उसका फॉर्मूला यही रहेगा, F/2 μRT। फिर जो नेक्स्ट टर्म आती है ना, यहाँ पे हेडिंग डालो, वहां पे वर्क डन बाय द गैस। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे वर्क डन बाय द गैस। केमिस्ट्री में अलग तुम लोग पढ़ते हो, हम लोग फिजिक्स में जब भी बात करेंगे तो हम किसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, हम वर्क कैलकुलेट करेंगे गैस का। क्लियर। केमिस्ट्री में तुम लोग क्या करते हो, गैस पे वर्क कैलकुलेट करते हो ना शायद। Yes, sir. Guys, Yes, sir. फिजिक्स में जब भी हम जाएंगे तो ध्यान रखना है, जो भी वर्क डन रहेगा, वर्क डन हमेशा हम देखेंगे किसका, गैस का। गैस पे नहीं देखना है, गैस जो वर्क परफॉर्म कर रही है वो वर्क हमें कंसिडर करना है। Yes, क्या sir. इतना। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट लिख लो वहां पे, इट इज पाथ डिपेंडेंट। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे पाथ डिपेंडेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये पाथ डिपेंडेंट होता है। अच्छा, अब देखो यहां पे, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमारी गैस फिल्ड है। और इसके ऊपर हमने एक मूवेबल पिस्टन को लाके प्लेस किया। ये पिस्टन हमारा मूव कर सकता है, फिक्स नहीं है, पिस्टन हमारा मूवेबल है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस गैस को कॉइल के थ्रू क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब बताओ, जैसे ही हम गैस को हीट करेंगे, बताओ गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। Increase. अच्छा, गैस का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर की ओर ऊपर। expand। अब एक चीज और ध्यान रखना, फिजिक्स में कुछ भी बोले या नहीं बोले, हमें ये मान के चलना है कि जब भी गैस को हम हीट करेंगे
तो हीटिंग स्लोली होती है। ये एजम्पशन हमेशा तुम लेके चलना। कभी भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि गैस को हम हीट कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि हीटिंग कैसी हुई है, स्लोली हुई है। अच्छा, अब जब ये गैस हीट होगी तो गैस के जो मॉलिक्यूल रहेंगे बताओ वो पिस्टन से टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? Yes, टकराएंगे। sir. और पिस्टन पे टकराएंगे तो पिस्टन पे इस डायरेक्शन में गैस क्या कर रही होगी? प्रेशर Pressure. अप्लाई कर रही होगी। अब P मैंने क्या मान लिया? P मैंने मान लिया किसी इंस्टेंट पे गैस का प्रेशर। अच्छा, इसके कारण बताओ यहां पे फोर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir. कितना फोर्स बन रहा होगा वहां पे? तो यहां पे जो फोर्स बन रहा होगा P into A. P इंटू ए कर देंगे, नहीं कर देंगे? तो लिखो वहां पे प्रेशर ऑफ गैस इंटू एरिया। ए वहां पे हमने मान लिया पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ए वहां पे है एरिया ऑफ पिस्टन। अच्छा, हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटरवल। हमने गैस को स्मॉल टाइम के लिए ऑब्जर्व किया, तो स्मॉल टाइम के लिए अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये पिस्टन कुछ ऊपर जाएगा वहां पे कि नहीं जाएगा? यस सर। और मान लो ये पिस्टन कितना ऊपर गया? ये पिस्टन ऊपर गया dy। हम देखो स्मॉल इंटरवल की बात कर रहे हैं क्योंकि स्मॉल इंटरवल के लिए हम प्रेशर को क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं, नहीं मान सकते? Yes, sir. ये कोई जरूरी कौन है कि प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा गैस का? भाई कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जहां पे गैस का प्रेशर क्या होता है? चेंज होता है। तो हमने क्या माना? किसी टाइम पे गैस का प्रेशर P था और स्मॉल टाइम में पिस्टन कितना ऊपर गया? dy ऊपर गया। अच्छा बताओ फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर. ऊपर की ओर। फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? ऊपर। अच्छा, अब फोर्स का डायरेक्शन भी ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी ऊपर है, तो यहां पे हम बोलेंगे वर्क डन पॉजिटिव बाय द गैस, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जो फिजिक्स के साइन कन्वेंशन थे वही साइन कन्वेंशन यहाँ पे अप्लाई कर। अच्छा, अब यहाँ पे गैस का एक्सपांशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि गैस का जब एक्सपांशन होगा तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। एक्सपांशन का मतलब वॉल्यूम का बढ़ना। तो जब भी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन बाय द गैस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा बताओ, इसी केस में मान लो पिस्टन को हम फोर्सफुली नीचे लेके जाते तो क्या होगा? Force. फोर्स और देखो, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट ये होता पिस्टन था, पिस्टन के ऊपर गैस इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही, नहीं अप्लाई कर रही? अब मान Yes, लो हमने sir. इसके ऊपर कोई वेट लाके प्लेस कर दिया, ये अपने हाथ से क्या किया? पिस्टन को नीचे लेके चले गए। बताओ फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। ऊपर। ऊपर. डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? नीचे नीचे। नीचे। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, इस केस में गैस का क्या हो रहा है? तुम बोलोगे इस केस में गैस का कंप्रेशन। प्रेशन हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है, वर्क डन पॉजिटिव कब लेना है और वर्क डन नेगेटिव कब लेना है। जब भी एक्सपांशन होगा तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा, और गैस का अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क डन बाय द गैस वहां पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। इतना क्लियर हो सबको? यस सर। अच्छा, Yes. अभी हम इस केस की बात कर रहे हैं। एक मिनट, हम तो अभी इसकी बात कर रहे हैं एक्सपांशन वाले की। अच्छा, तो फोर्स कहाँ लगा? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? ऊपर। तो अब तुम बोलोगे यहाँ पे कि स्मॉल अमाउंट का वर्क डन जो होता है इसका फॉर्मूला था दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री है, तो बताओ वो F इंटू dy होगा कि नहीं होगा? स्मॉल अमाउंट का वर्क डन। F की वैल्यू पुट करो तो F का मतलब हो गया
प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, अब ए डी वाई देखो जरा, ए डी वाई बताओ ये वॉल्यूम में चेंज है कि नहीं? Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. ये जो वॉल्यूम में चेंज आया वो आया ए इंटू डी वाई, और इसको हम डिनोट करेंगे डीवी से। तो जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो स्मॉल अमाउंट का वॉल्यूम में चेंज आएगा डीवी। तो यहां पे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन गया? वर्क डन का फॉर्मूला बन गया गैस का प्रेशर इंटू डीवी। अरे आया कि नहीं आया इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब तुम ये बताओ, ये जो वर्क आया है ये तो स्मॉल अमाउंट का आया है। ऐसे तो पिस्टन कई बार डी वाई करके ऊपर जाएगा। तो अगर मुझे टोटल वर्क कैलकुलेट करना होगा तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कि नहीं इंटीग्रेट करेंगे? Yes, sir. तो Yes, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो जो भी वर्क डन बाय द गैस होता है उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। क्लियर ना? तो Yes. जब भी मुझे गैस का वर्क कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। पी वहां पे किसी इंस्टेंट पे गैस का प्रेशर है और डीवी वहां पे क्या है? स्मॉल अमाउंट का वॉल्यूम में चेंज। लिखा कि नहीं लिखा इतना पहले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रखो ना राइट साइड का जो डायग्राम है मेरा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, जो फॉर्मूला आ रहा है वर्क डन बाय द गैस का वो आ रहा है पी डीवी। अब यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं। तो पहला जो केस है वो लिखो वहां पे कि जो प्रोसेस है वहां पे प्रेशर कांस्टेंट है। अभी हमने जनरल फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या होगा? हमें मालूम है कि अगर कोई चीज कांस्टेंट रहेगी तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, बचेगा केवल क्या? डीवी। अब गैस का इनिशियल वॉल्यूम मान लो था वी आई और फाइनल वॉल्यूम वी एफ। तो इंटीग्रेट करोगे तो पी तो कांस्टेंट है, डीवी का वी हो जाएगा। लिमिट पुट करोगे तो वी एफ माइनस वी आई आएगा कि नहीं आएगा? Yes. Yes, तो sir. वर्क डन जो रहेगा, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया पी वी एफ माइनस वी आई। इसको हम पी डेल्टा वी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? Yes, sir. Yes, sir. है ना? पी डेल्टा वी फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। अच्छा, अब इसको अब यूज करो आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या था? पी वी किसके बराबर था? Mu RT. RT. तो जब वॉल्यूम इनिशियल था तो टेम्परेचर भी इनिशियल था कि नहीं था? Yes. और जब वॉल्यूम फाइनल होगा तो टेम्परेचर भी फाइनल होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes. sir. हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पी वी एफ माइनस वी आई, या फिर हम इसको लिख सकते हैं म्यू आर या फिर ये बन जाएगा म्यू आर डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जब कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा। लिखा कि नहीं लिखा इतना? Yes. Yes, sir. Yes. अब सेकंड केस क्या होता है? सेकंड केस होता है कि जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे। रब करो इतना। Yes, Yes, sir.
अच्छा, अब फिर से वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो देखो, प्रेशर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर की जगह हम लिख सकते हैं म्यू आर टी बाय वी इंटू डीवी। अब क्या चीज कांस्टेंट है? तो कांस्टेंट है वहां पे म्यू आर टी, बचेगा केवल क्या? डी बाय वी। अब गैस का इनिशियल वॉल्यूम वी था, फाइनल वॉल्यूम वी था, तो जो भी वर्क डन आएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो आएगा म्यू आर टी 1/v का log v। लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा log vf अपॉन vi। देखो होगा ही नहीं होगा? Yes. 1/v का log v, लिमिट पुट करोगे log vf माइनस log vi, तो ये हो जाएगा log vf बाय vi। Yes, sir. अच्छा, अब यूज करो यहाँ पे रिलेशन। टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है? Yes, sir. तो हम ऐसा लिख Yes. सकते हैं Yes, sir. पी vi इक्वल्स टू म्यू आर टी पीएफ वीएफ इक्वल्स टू, दोनों को इक्वेट कर दो। बताओ वीएफ बाय वीआई किसके बराबर हो जाएगा? PI by PF. तो रिजल्ट हो जाता है म्यू आर टी, लॉग नेचुरल होता है, और ये हो जाता है पीआई बाय पीएफ। तो है ना, वॉल्यूम के टर्म में होगा, फाइनल वॉल्यूम ऊपर आएगा, इनिशियल वॉल्यूम नीचे आएगा। प्रेशर के टर्म में देखोगे तो इनिशियल प्रेशर ऊपर रहेगा, फाइनल प्रेशर नीचे रहेगा। अब किसको हम इनिशियल बोलेंगे, किसको फाइनल बोलेंगे, वो डिपेंड करेगा इंडिकेटर डायग्राम के एरो पे, कि हम ए से बी जा रहे हैं या बी से ए जा रहे हैं। सर हाँ, सर यूनिट्स का क्या है मतलब? वॉल्यूम और प्रेशर का क्या? यूनिट्स, प्रेशर का यूनिट पास्कल लेना है कि एटीएम लेना है? पागल है क्या तू? अभी तक 1 साल पढ़ लिया तो ये था मुझे वर्क यूनिट क्या होती है ऐसा सिस्टम में? जूल। जूल कब होगा? जब प्रेशर किस में लिया जाएगा? पास। पास्कल में लिया जाएगा या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया जाएगा? यस सर। तो एटमॉस्फेयर या किसी में दिया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जूल में लेके आएंगे वर्क को। तो जो प्रेशर रहेगा वो किस में रहेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में रहेगा? कहां पे तुम बात कर रहे हो? यहाँ पे तो कोई मतलब है ही नहीं कैलकुलेट करने का, यहाँ तो रेशो है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर केवल प्रेशर की वैल्यू पुट करनी है तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, वॉल्यूम किस में होना चाहिए? मीटर क्यूब में होना चाहिए, तभी न्यूटन इंटू मीटर क्या देगा? जूल देगा। रेशो में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, चाहे प्रेशर तुम फिर एटमॉस्फेयर में पुट करो या फिर पास्कल में पुट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर रेशो पीआई बाय पीएफ देख रहे हो तो। आया समझ में? यस Yes, sir. सर फिर देखो, ये तो हमने तीनों केस में लिखे है ना। अच्छा, एक केस में और भी डिस्कस करता हूं उस पर, पर उससे पहले एक चीज और देखो जरा। अगर मान लो ये तुम्हें प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम गिवन है यहाँ पे इस तरह से, अच्छा अब ये यहां पे हम क्या बोलेंगे? यहां पे हम बोलेंगे गैस का स्टेट कहां से कहां चेंज हुआ? A to B. ए से बी। अच्छा, अब गैस का स्टेट ए से बी चेंज हो रहा है तो डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि वॉल्यूम वहां पे क्या हो रहा है? Decrease. डिक्रीज कहाँ हो रहा है? इंक्रीज कर। ए से बी जाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। Increase करेगा सारे. और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा इसका मतलब है कि इस केस में वर्क डन पॉजिटिव निकल के आएगा।
आएगा? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, यहाँ sir. पे एक स्ट्रिप लो जरा, यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रिप लो जरा, बताओ इस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है? dx dv। अबे एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है? dv। और इस स्ट्रिप की जो हाइट होगी, बताओ वो प्रेशर p होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो ये जो हमने Yes, sir. यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिप ली, इस तरह से स्ट्रिप बन रही कि नहीं बन रही है हमारे पास? इस स्ट्रिप की थिकनेस dv है, हाइट p है। बताओ इसका एरिया कितना है इस स्ट्रिप का? pdv और pdv का मतलब स्मॉल अमाउंट का वर्क डन भी है कि नहीं? Yes. yes यस अच्छा, टोटल वर्क के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते ही नहीं इंटीग्रेट करते? yes sir. sir तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लगा। बताओ इंटीग्रेशन डीए का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन डीए का मतलब हो गया कि यहाँ पे ऐसी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगी और सभी स्ट्रिप के एरिया को हम सम अप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वर्क डन। तो वर्क डन का मतलब होता है एरिया अंडर पीवी कर। यस तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन होता है एरिया अंडर पीवी कर। अच्छा, अब एरिया तो तुम कैलकुलेट कर लोगे, साइन क्या असाइन करोगे? वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो साइन पॉजिटिव असाइन करना, और वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है तो साइन क्या लगा देना? नेगेटिव लगा देना। नेगेटिव। जैसे देखो, रब करो इतना राइट साइड वाला, Yes, यस sir. यस अब देखो कल जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था वहां पे हमारा डायग्राम था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। इस तरह से गैस का स्टेट चेंज हुआ था ए से बी। यहां पे हमने वॉल्यूम दिया था कितना? V0। यहां पे 2V0, यहां पे P0 और यहां पे 2P0। देखो ये था कि नहीं था वहां पे? Yes, Yes, sir. बताओ ये प्रेशर sir. वॉल्यूम डायग्राम है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. और हमने क्या बोला है, अगर इस केस में मैं तुमसे पूछता हूं कि वर्क डन बाय द गैस, यहां पे मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि वर्क डन बाय द गैस किस पाथ के लिए? ए से बी पाथ के लिए कितना है? तो वर्क डन का मतलब हो जाएगा एरिया। ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर लो। बताओ पीवी कर्व ने यही एरिया, ये जो कर्व है इसने बताओ इतना एरिया बाउंड किया कि नहीं बाउंड किया? yes Yes, sir sir. यस अब बताओ ये एरिया कितना होगा? ये ट्रेपीजियम है कि नहीं है? yes sir यस सर। इस ट्रेपीजियम का एरिया होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। बताओ सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब हो गया 2P0 प्लस P0, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस V0 हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो रिजल्ट क्या निकल के आ गया? रिजल्ट आ जाएगा 3P0 V0 बाय 2। अच्छा, अब गैस का स्टेट ए से बी चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? तो वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो अपनी Yes, तरफ sir. से साइन क्या लगा देना उसको? Positive. तो हम बोलेंगे इस केस में Positive. वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा और वो वर्क डन होगा 3P0 V0 बाय 2। यस सर। अब ध्यान है ना, ये किसके बीच का डायग्राम था? ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का डायग्राम था। बताओ अगर एरो यहाँ पे ऐसा लगा दिया जाता तो क्या चेंज आता?
नेगेटिव साइन। नेगेटिव। तो फिर नेगेटिव हो जाता। Negative. क्लियर? तो जब Yes, भी sir. हम एरिया लेंगे, एरिया हम किसके साथ लेंगे? ध्यान ना, एरिया हमेशा हम लेना है वॉल्यूम के साथ। जब भी हम एरिया कैलकुलेट करने जाएंगे, एरिया हमें वॉल्यूम के साथ लेना है। कि कई बार क्वेश्चन में उल्टा कर देता है, ये वी ये पी, ये गैस का स्टेट चेंज हुआ, तब कौन सा एरिया लोगे? तो ध्यान रखना, जो With एरिया लिया volume. जाएगा वो ये वाला एरिया लिया। Yes, sir. हमें वो एरिया कंसिडर करना है जो वॉल्यूम एक्सिस के साथ क्या करेगा? बाउंड करेगा। अच्छा, इस केस में वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। Increase. वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब कंप्रेशन, तो साइन हम नेगेटिव लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. फिर देखो, मान लो हमारे पास फिर से एक डायग्राम है। जैसे कल एक हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, ये ड्रॉ किया था इस तरह से। Yes, sir. और हमने बोला था गैस का स्टेट चेंज हो रहा था ए से बी, बी से सी और सी से ए। देखो ये था कि नहीं था वहां पे? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अब इसमें ये बताओ, अगर क्वेश्चन में पूछता है फाइंड आउट टोटल वर्क डन बाय द गैस, फाइंड आउट टोटल वर्क डन बाय द गैस। अच्छा, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती कि नहीं होती? यस सर। Yes, तो sir. हम क्या करेंगे? देखो हम लिखेंगे टोटल वर्क को, हम क्या लिखेंगे? वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ए बी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ बी सी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ सी ए। अब देखो मैंने बोला है पाथ डिपेंडेंट है। पाथ डिपेंडेंट मतलब एरो का इंपॉर्टेंस है। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे वर्क डन ए से बी, फिर बी से सी, उसके बाद सी से ए। अब तीनों के वर्क डन को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. यस सर। तो जब भी क्वेश्चन में पूछेगा टोटल वर्क डन कितना है, तो हर पाथ के लिए वर्क हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले देखो यार, ए से बी 0 होगा। 0. बताओ, ए से बी वर्क डन Volume. 0 है कि नहीं? 0 है। Yes. Yes, sir. क्यों 0 है? क्योंकि Zero है। वॉल्यूम Change कांस्टेंट। in volume. 0. Constant है. वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डीवी क्या हो जाएगा? Zero. 0। 0. और वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला था पीडीवी। तो देखो, कांस्टेंट प्रेशर पे हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, लेकिन वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन वहां पे क्या होगा? 0 होगा। वर्क तभी होता है गैस का या तो वॉल्यूम इंक्रीज हो या फिर वॉल्यूम क्या हो? डिक्रीज हो। तो ए बी के लिए वर्क डन 0। अच्छा, वहां पे हमने कोऑर्डिनेट भी मेंशन किए थे। यस सर। चलो मान लेते हैं यहाँ पे V0 था, यहाँ पे 3V0, यहाँ पे था P0 और यहाँ पे था 3P0। देखो ऐसा था कि नहीं था वहां पर? यस अच्छा सर। बताओ, Yes, sir. Yes, sir. अगर हम B से C जाएंगे, अब ध्यान है, ये इस ग्राफ का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? बीसी के लिए, बीसी का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर लो। Yes, sir. और P0 भी। ये पूरा एरिया कैलकुलेट करेगा, ये एरिया कितना आएगा? 4 P0 V0। Yes, sir. 8 P0 V0. ये हो जाएगा हाफ 4 P0 V0. सम ऑफ पैरेलल साइड। Theta सम upon- ऑफ पैरेलल yes. साइड का मतलब हो गया 3P0 Plus P0. प्लस P0 इंटू Into 2V0। 2 V0. परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2V0 है,
तो अब Yes, चेक कर लो कितना आ गया। 4 P P naught naught into V naught by 2. 4 P नॉट वी नॉट ना, Yes. 2 कैंसिल sir. आउट हो गया। अच्छा साइन पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि वॉल्यूम Yes. बढ़ रहा है। yes, sir. Yes, sir. अब अगले स्टेप में हमें आना है वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ सी ए। तो अगर मुझे 2 सी P naught से ए P naught. वर्क डन कैलकुलेट P naught करना P naught. है, तो देखो 2 P अब naught कौन सा एरिया लेना है। अब ये वाला एरिया लेना Minus rectangle. 2 P naught. है। देखो यही कर्व ने यही एरिया बाउंड किया है कि नहीं बाउंड किया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये एरिया कितना होगा, तो ये एरिया रेक्टेंगल के बराबर है, Yes, sir. पी नॉट इंटू V Two. naught. 2 V naught. तो 2 पी नॉट वी नॉट होगा और Negative. उसका साइन लेंगे नेगेटिव। Negative. क्यों ले रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा Volume है, कम हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है। Decrease हो रहा है. Yes. अब तीनों को ऐड कर दो, 2 P तीनों naught. को वहां पे ऐड कर दो। 2 P naught V naught. 2 P naught V naught. Yes, sir. बताओ तीनों को अगर ऐड करेंगे तो जो टोटल वर्क डन निकल के आएगा वो आएगा 2 पी 2 नॉट P वी naught नॉट, V naught. और 2 पी नॉट वी नॉट का मतलब होता है एरिया ऑफ द फिगर। बताओ ये फिगर ट्राइंगल था कि नहीं था। Yes, Yes, sir. sir. इस ट्राइंगल Yes, का sir. एरिया क्या था, हाफ Half बेस into इनटू हाइट। Half Yes, बेस sir. कितना हो गया 2 वी नॉट, हाइट हो गई Yes. 2 पी नॉट। करके देखो इतना आता है कि नहीं आता। Yes, sir. आता है. Yes, sir. Yes, वही sir. आता. तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक है, इसी पॉइंट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वर्क डन का मतलब होता है एरिया अंडर पीवी कर्व। तो अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक होगा तो उस केस में जो वर्क डन रहेगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा एरिया Area ऑफ द Figure. फिगर। तो उस केस में क्या करना, उस केस में तुम फिगर का एरिया कैलकुलेट करना। अच्छा एरिया, फिगर का एरिया तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर वहां पे साइन लगाना, या तो पॉजिटिव साइन लगाना, नेगेटिव साइन लगाना। पॉजिटिव साइन लगाना अगर साइकिल क्लॉकवाइज है, और नेगेटिव साइन लगा देना अगर एंटी क्लॉकवाइज है। Yes, sir. बताओ यहाँ पे क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था। Clockwise. और Clockwise. सबको ऐड किया था तो हमारा वर्क डन कितना निकल के आया था, पॉजिटिव आया था कि नहीं आया था। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो करना क्या है, अगर कोई प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक है और प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिया है, प्रोसेस साइक्लिक है और प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम गिवन है, तो हम उसका सिंपली एरिया निकालेंगे। और क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव साइन लगा देना, नेगेटिव होगा तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज लगा देना। Yes, sir. क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव साइन पुट कर देना, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव लगा देना। Negative. Negative. Sir, हाँ sir, हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से? नहीं, वो अभी कुछ नहीं कैलकुलेट कर रहा है अभी। फिर देखो आगे जरा, अभी हमने क्या बोला कि अगर साइक्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, फिगर का एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब मैंने क्या किया, प्रेशर वॉल्यूम कर्व ड्रॉ किया। यहां पे वॉल्यूम V1, यहां पे वॉल्यूम V2, यहां पे प्रेशर P1,
अब क्वेश्चन में पूछता है यहाँ पे कि वर्क डन बाय द गैस कितना। अब बताओ इस केस में गैस ने वर्क कितना परफॉर्म किया। एरिया ऑफ सर्कल। बताओ ये साइक्लिक है कि नहीं ये प्रोसेस। Yes. Pi into V. और Yes, मैंने sir. क्या बोला है, प्रोसेस अगर साइक्लिक होगा तो हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। बताओ क्या लिखे इसका एरिया। Pi into V2 minus V1 by 2 का स्क्वायर। सर V1 माइनस V2 अपॉन 2 का स्क्वायर होगा। देखो यहां पे जब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो लिखा जाएगा पाई। एरिया कैलकुलेट करना है पाई। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है V2 minus V1. V1 by 2 होल। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा। देखो रेडियस क्या बन रहा है, रेडियस Yes, sir, बन दो रहा radius। है V2 माइनस V1 बाय 2 भी बन रहा है रेडियस। यस सर। और रेडियस तुम्हारा P2 माइनस P1 बाय 2 भी रेडियस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यस सर। प्रेशर वाली एक्सिस पे देखेंगे तो डायमीटर P2 माइनस P1 है, वॉल्यूम वाली एक्सिस पे देखोगे तो डायमीटर V2 माइनस V1 है। लेकिन अगर तुम वॉल्यूम का स्क्वायर कर दोगे तो डायमेंशनली गलत हो जाएगा। भाई यहां पे प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन, वॉल्यूम की। बताओ डायमेंशनली सही आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। यस लेकिन तो अगर तुम प्रेशर का स्क्वायर कर देते तो डायमेंशनली सही होता क्या, नो सर। नहीं होता। No, sir. और अगर तुम केवल वॉल्यूम का स्क्वायर कर देते तो वो तो बनता मीटर टू दी पावर 6 हो जाता, तो वो भी गलत हो गया, नहीं Yes. गलत होता ही नहीं होता। यस सर। तो जब सर्कल दिया होगा, ये क्वेश्चन हर बुक में दिया रहता है, तो वर्क डन जो रहेगा, वर्क डन जब कैलकुलेट करोगे ध्यान रखना एक बार रेडियस प्रेशर का लेंगे और एक बार रेडियस हम वॉल्यूम का लेंगे। और साइन क्या है, साइन करेंगे क्लॉकवाइज गया कि नहीं गया। यस सर क्लॉक में। तो इसका Positive. साइन वहां पे पॉजिटिव लिया जाए, पॉजिटिव। है इतना। Yes, sir. हैंग कर रहा है क्या। लोग देखो इतना क्लियर है, क्लियर हुआ। यस Yes, sir. Yes. अच्छा फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करो। जो प्रोसेस है, प्रोसेस चेंज हो रहा है ए से बी, सी से ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। यहां पे टेम्परेचर दिया है T0, यहां पे 2T0, यहां पे प्रेशर दिया है P0 और ये 2P0। P0 का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है यहाँ पे, ये केवल सिंबल है। तो गैस का स्टेट चेंज हो रहा है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है वर्क डन बाय द गैस कितना। वर्क डन बाय द गैस का मतलब टोटल वर्क डन की बात कर रहे हैं।
बताओ जो टोटल वर्क डन बाय द गैस होगा वो होगा वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ए बी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ बी सी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ सी डी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ डी है। ध्यान रखना ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व नहीं है कि हम एरिया कैलकुलेट कर लें। ये किसके Yes, बीच का कर्व है? ये कर्व है बिटवीन प्रेशर एंड टाइम टेम्परेचर। टाइम नहीं, टेम्परेचर। यस सर, गलती से। अगर प्रेशर वॉल्यूम कर्व होता तो हम सीधे एरिया निकाल लेते, लेकिन ये प्रेशर टेम्परेचर Yes, sir. कर्व है। अच्छा अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वहां पर। so mu r बताओ ए से बी कांस्टेंट टेम्परेचर है कि नहीं? yes sir, constant तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क डन होता है म्यू आर टी नॉट लॉग ऑफ प्रेशर के टर्म में था इनिशियल अपॉन फाइनल। बताओ sir. इनिशियल प्रेशर पी नॉट है और फाइनल, 2p naught तो इसको हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं माइनस minus mu r t naught log 2. देखो ऐसा लिख सकते हैं ए से बी। यस सर। बी से सी बताओ कांस्टेंट प्रेशर है कि नहीं है? yes sir, यस constant सर। कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने फॉर्मूला लिखवाया था म्यू आर या तो पी डेल्टा वी या फिर म्यू आर टी एफ माइनस टी आई। अब बताओ फाइनल टेम्परेचर 2 टी नॉट है, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट है। p naught yes बताओ ये बी से सी वर्क डन है कि नहीं? यस सर। Yes. yes sir, बी से सी प्रेशर कांस्टेंट है और प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं म्यू आर 2 टी नॉट माइनस टी नॉट। फाइनल टेम्परेचर सी पे है, इनिशियल टेम्परेचर बी पे है। आया कि नहीं आया इतना? yes sir, यस सर। सी से डी बताओ अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो म्यू आर 2 टी नॉट इंटू लॉग ऑफ। अब बताओ इनिशियल प्रेशर क्या होगा? सी वाला 2p naught 2 टी नॉट और फाइनल upon p naught टी नॉट। पॉजिटिव आएगा ये हो जाएगा 2 म्यू आर टी नॉट लॉग 2। yes sir, अब बचा केवल कौन सा वर्क डन? डी से ए। बताओ फिर से कांस्टेंट प्रेशर है कि नहीं? Yes, तो Yes, हम sir. sir. लिखेंगे म्यू आर फाइनल टेम्परेचर टी नॉट। p naught minus 2p naught अब वर्क स्केलर क्वांटिटी है, पाथ के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर लिया, सबको ऐड कर दो तो मुझे लग रहा है ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो रही होगी। sir, 0 आएगा यस सर। जीरो कहां से आएगा? यहाँ पे माइनस म्यू आर टी नॉट लॉग 2 है, यहाँ पे 2 म्यू आर टी नॉट लॉग 2 है। yes sir, yes sir, हाँ, रिजल्ट आ जाएगा म्यू आर टी नॉट लॉग 2। yes sir, सबको ऐड कर दो जरा। Yes, sir. Point 609 mu r t naught. बोलो इतना है कि नहीं है? yes sir, यस सर। तो अगर ये ध्यान रखना, अगर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम गिवन है, अगर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम गिवन होगा तब तो हम सीधे एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम नहीं होगा तो फिर इस तरह से हम क्या करेंगे, हर पाथ के लिए वर्क को कैलकुलेट करेंगे। yes sir, यस फिर सर। देखो वर्क डन जो गैस का निकल के आया उसका फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। अच्छा, या तो प्रेशर कांस्टेंट होता है या वॉल्यूम कांस्टेंट होता है या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बताओ अगर मान लो ये ग्राफ दिया है,
एक गैस है, गैस का स्टेट चेंज हो रहा है ए से बी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बुक में दिया रहता है, हर बुक में ऐसा। एक गैस है, गैस का स्टेट चेंज हो रहा है ए से बी। तो पूछता है इस केस में वर्क डन बाय द गैस कितना। अब बताओ ये इक्वेशन क्या है इस लाइन की? ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही नहीं पास कर रही है? यस Yes, सर। sir. तो P इक्वल्स टू क्या होगा? एम्प्टी। Empty. एम्प्टी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? C पीवी इज इक्वल टू म्यू आर। mu R T. P की वैल्यू पुट कर दो, तो एम्प्टी इंटू वी इक्वल्स टू T से T कैंसिल आउट होगा, V की वैल्यू आ गई म्यू आर बाय एम। M. बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं? Yes, sir. Yes. और कांस्टेंट अगर वॉल्यूम होगा तो वर्क डन बाय द गैस क्या होगा? Zero. जीरो होगा। देखो ये था कि नहीं था वहां पे यस सर। Yes, sir. कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन बाय द गैस क्या होगा? जीरो होगा। तो Zero. इस केस में अगर पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो उस केस में वर्क डन बाय द गैस क्या हो गया? जीरो। प्रोसेस कैसा था? आइसोकोरिक। Yes, sir. I suppose. लिखा है इतना? यस Yes, sir. यस सर। अच्छा, कोई जरूरी है कि प्रोसेस में तीनों में से कोई एक पैरामीटर कांस्टेंट रहे? नो सर। कोई जरूरी नहीं है। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि हमारे पास गैस के 1 मोल है, हमारे पास गैस का 1 मोल है और प्रोसेस जो है वो इस तरह से वेरी कर रहा है। या फिर म्यू मोल की बात करो, 1 मोल हटा दो। हमारे पास गैस के म्यू मोल है और एक गैस है जिसका स्टेट चेंज हो रहा है, और स्टेट चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पीटी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब बताना इस केस में वर्क डन क्या होगा? बोलो। अगर इस केस में मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो कितना होगा वर्क डन? या तो पीटी स्क्वायर कांस्टेंट कर दें तो चेक करो, अगर मान लो इस तरह का प्रोसेस होगा तो क्या लिखेंगे वहां पे? सर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब होगा सर। देखो पहले तो इक्वेशन तुम क्या लिखोगे वहां पे? अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें, तीनों चीजें वेरी कर रही नहीं वेरी करें तो मुझे पहले यस सर। Yes, sir. भाई प्रेशर टेम्परेचर वेरी करेगा। यहां पहले तुम क्या लिखोगे? पहले तुम लिखोगे पीटी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट के लिख दें वहां पे, यस सर। और फिर इक्वेशन यूज करें वहां पे पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो अगर P की वैल्यू तुम पुट भी कर दो तो क्या हो जाएगा? P की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा? K बाय टी। T square into तो V जो रहेगा वो हो जाएगा म्यू आर टी क्यूब बाय
तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अबे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, Yes. प्रेशर घटेगा। लेकिन वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो यहाँ पे तीनों चीजें चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। यस सर। यस सर। अब मान लो मुझे यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला था वहां पे पीडीवी, था कि नहीं था? यस सर। Yes. बताओ पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पी की जगह हम लिख सकते हैं वहां पे टी स्क्वायर के बाय टी स्क्वायर। के बाय टी स्क्वायर। यस सर। पी की जगह हमने लिख दिया के बाय टी स्क्वायर, डीवी वैसे ही है। अच्छा, फिर अगले स्टेप में जब हमने पी की वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करी तो ये रिलेशन निकला कि नहीं निकला? यस सर। अब इस इक्वेशन को टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करो। बताओ डीवी बाय डी क्या देगा? 3 म्यू आर टी टी स्क्वायर स्क्वायर बाय के। यस अब यहां से डीवी की वैल्यू पुट करो। डीवी स्मॉल अमाउंट का वॉल्यूम में चेंज है, तो जो Yes. भी वर्क डन रहेगा वो हो जाएगा के बाय टी स्क्वायर, और डीवी की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3 म्यू आर टी स्क्वायर बाय के इंटू डी टी। इंटू टी। देखो इतना है कि नहीं है? के से के कैंसिल Yes, आउट sir. होगा, टी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, इंटीग्रेट करने जाओगे तो 3 म्यू आर बाहर आएगा, केवल बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। मान लो गैस का इनिशियल टेम्परेचर टीआई था, फाइनल टेम्परेचर कितना था? टीएफ था। तो रिजल्ट हो जाएगा 3 म्यू आर डेल्टा टी टीएफ माइनस टीआई। तो वर्क डन हो जाएगा 3 म्यू आर डेल्टा टी। तो ध्यान रखना है, जब प्रेशर Yes, sir. कांस्टेंट नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, और उस केस में अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है तो उस रिलेशन को यूज करो, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करो, और वर्क डन फिर इस फॉर्मूले से वहां पे कैलकुलेट। तो ऐसे Yes, कुछ sir. क्वेश्चन दिए रहेंगे, तुम्हें मॉड्यूल में आगे मिलेंगे वहां पे। यस सर। यस सर। ओके सर। अरे अभी ओके नहीं है, बचा है, अभी रुक जा। ओके हाँ सर। लिखा इतना? Yes, sir. यानी अगर तीनों चीजें वेरी कर रही हैं और कोई हमें रिलेशन दिया है तो इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो, वहां से डिफरेंशिएट करो और डीवी को वहां पे एलिमिनेट करो। पहले हमने पी की जगह पुट किया के बाय टी स्क्वायर, और बाद में वहां पे हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। गई लाइट, गई वहां पे। चलो अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे फिर अपन।